नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 23 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय आंदोलन में जितना योगदान रहा, उसकी चर्चा जितनी होती है, उससे कहीं ज्यादा उनकी मृत्यु की चर्चा स्वतंत्र भारत में भी आज तक हो रही है। न जाने कितने आयोग बने, न जाने कितनी जांचें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। वो 1945 में विमान दुर्घटना में वास्तव में मारे गए थे या नहीं मारे गए थे, बहुत सारी चीजें। उसके बाद भी कब तक वो जीवित रहे, कई लोगों ने दावे किए कि सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में बहुत दिनों तक, फैजाबाद में दावा किया जाता रहा कि एक गुमनामी बाबा है, वो है। और मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब बनी, तो उन्होंने भी ऐसा लगा कि शायद नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए कुछ करेंगे और उसका कुछ रिजल्ट आएगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है पिछले दिनों, नेताजी की रहस्यमय मृत्यु पर ही उन्होंने बड़ा शोध किया है, और सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा नाम से आपकी पुस्तक है। बहुत ही चर्चित पुस्तक है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है उसको, उसकी समीक्षाएं कई जगहों पर छपी हैं। तो संजय जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम इस मामले में चर्चा करेंगे। और बहुत सी बातें ऐसी, चूंकि इन्होंने काफी शोध किया है, तो लोगों को वास्तविक जानकारी, जो डॉक्यूमेंटेड जानकारी है, जो कि दस्तावेजों में दर्ज है, वो जानकारी आपको संजय जी के माध्यम से मिलेगी। संजय जी, शुरुआत इस बात की करते हैं कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सेंट्रल दिल्ली में, और वहां पर इंडिया गेट पर, जिस जगह पर किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, उन्हीं जॉर्ज पंचम जिनके समय में राजधानी भारत की बनी थी दिल्ली, वहां से जॉर्ज पंचम की प्रतिमा तो काफी पहले हट गई थी, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। और इसके पहले भी कई सारी चीजें, और सुभाष चंद्र बोस की चर्चा अक्सर प्रधानमंत्री भी करते हैं, बीजेपी के भी कई नेता करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो उनको लेकर के, मैं इसी बात से चर्चा की शुरुआत करूंगा कि क्या जो रहस्य बना हुआ है मृत्यु पर उनके, वो कभी खत्म भी होगा या फिर ये चलता रहेगा? देखिए, हमारी अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हम इस रहस्य को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। मतलब ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि नेताजी की जो अस्थियां हैं वो जापान के रैंकोजी मंदिर में, ये कहा जाता है कि वो रखी हुई हैं, और नेताजी के परिवार, नेताजी की बेटी दसियों साल से ये बात कह रहे हैं कि उन अस्थियों की जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नेताजी की बेटी जो अनीता है, वो इससे एक कदम और आगे बढ़ जाती हैं। वो कहती हैं कि रैंकोजी मंदिर में रखी हुई मेरे पिता की जो अस्थियां हैं, उनकी डीएनए जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, और आत्मा को तृप्ति तभी मिलेगी जबकि उन अस्थियों को लाके गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। एक बेटी अपने पिता के लिए, जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, जिसको आज तक के हमारे नेता और पीढ़ियां लगातार इस बात को स्वीकार करती रही हैं, तो अड़चन कहाँ है, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आने वाली बात है। क्योंकि यही वो सिरा है जिससे सुभाष का सारा रहस्य, जो 70 साल से या 80 साल से अब तक चला आ रहा है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। डीएनए जांच बता देगी कि वो अस्थियां नेताजी की थी, नेताजी की हैं या नहीं है। अगर वो अस्थियां नेताजी की हैं, तब साफ है कि उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई है, कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अगर अस्थियां उनकी नहीं है, तब हमको नए सिरे से एक जांच आयोग का गठन करना चाहिए, जो फिर विस्तृत तौर पर सारी चीजों की जांच करे और देखे कि कहां क्या हुआ है। तो हमारे पास एक
बहुत बड़ा क्लू है जिनका हमको अभी भी इस्तेमाल करना चाहिए। और वो क्यों नहीं हो रहा है, मुझको बहुत हैरानी इस बात में महसूस हो रही है कि हम इस चीज को अब तक हमने क्यों नहीं किया, या हम इस बात की घोषणा क्यों नहीं करते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन अस्थियों को यहाँ पर लाया जाए और उसकी जांच की जाए, जो कि उनका परिवार भी लंबे समय से इस चीज की मांग करता रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें किस तरह की अड़चन है? और हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां जब भी गए, खासतौर पे अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, तो ये रैंकोजी मंदिर भी नहीं गए अपनी जापान यात्रा के दौरान, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहां गए थे और लोग भी गए हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि वहां से लाने में, उन अस्थियों को उनका डीएनए टेस्ट कराने में किस तरह की अड़चन है? आपने चूंकि काफी दस्तावेज खंगाले हैं, किताबें खंगाली हैं इस मामले में। देखिए, अड़चन किसी भी तरह की मुझको लगता है नहीं है। जापान सरकार से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी। और जापान की सरकार भी शायद चाहेगी, जापान की सरकार सुभाष चंद्र बोस को बहुत सम्मान देती रही है, बहुत सम्मान देती है। और वो भी इस बात को चाहेगी कि अगर वो नेताजी के लिए कुछ कर पाए जिसमें भारत सरकार की मदद हो, वो तुरंत मदद करेगी। तो इसमें कहीं मुझको लगता है राजनीतिक स्तर पे कोई अड़चन नहीं है। बीच में ये बात फैलाई गई या ऐसा कहा गया कि उनका परिवार शायद इस बात को लेकर के आपत्ति कर सकता है, लेकिन अब तो परिवार की भी आपत्ति नहीं है। उनकी लड़की के बयान में पिछले 5-6 साल से लगातार सुन रहा हूं कि मेरे पिता की जो अस्थियां वहां रखी हैं उसकी डीएनए जांच कराई जाए, वो बहुत जरूरी है। तो और हमारे पास इस समय ये सबसे बड़ा क्लू है जिससे हम नेताजी का रहस्य का दूध और पानी का पानी कर देंगे। फिर उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, खत्म हो जी जाएगा ये मामला। जी। संजय जी, इसके अलावा एक चीज और भी है, खास तौर पर अगर इस मामले में राजनीति भी होती रही है और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि नेताजी के मरने के बाद उनके परिवार वालों के लिए या फिर नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए पिछली सरकारों ने, विशेष तौर पर कांग्रेस की सरकारों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि कांग्रेस की सरकारों में कई जांच आयोग बने, उसके अलावा उनके परिजनों के लिए कई उनके परिवार के कई लोग कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, फिर भी ये आरोप लगते रहे। इन आरोपों में कितना दम आपको दिखता है? देखिए, चूंकि आरोप अब जहां पे सियासत आ जाती है, वहां पे जब आरोप लगने लगते हैं तो वो आरोप कई बार सही भी होते हैं और कई बार बहुत हवा हवाई भी हाँ, कुछ होते तो हैं। क्लू रहता ही तो है आरोप के पीछे जी। जी जी जी। लेकिन मोटे तौर पर जो आरोप पिछले दिनों मैंने भी पढ़े और देखे और सुने, उसमें 3 तरह के आरोप मैंने देखे कि सुभाष के निधन के बाद उनके परिवार को सरकारों ने या कांग्रेस की सरकारों ने बिल्कुल छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया, उनको देखने भी नहीं गए। यहाँ दूसरा मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा या सोशल मीडिया पे पढ़ा कि सुभाष की वाइफ तो भारत आना चाहती थी लेकिन नेहरू सरकार ने इजाजत नहीं दी। तीसरा मैंने पढ़ा कि उनका परिवार बहुत बुरे हाल में था, उनकी वाइफ और बेटी ने किसी तरह से अपना जीवन यापन किया। ये मोटे तौर पे आरोप लगते हैं। और चौथा आरोप जो ये है कि सुभाष के परिवार को सुभाष के निधन के बाद कांग्रेस ने किनारे कर दिया, अलग थलग कर दिया, उनसे उसने जो उनको महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व नहीं दिया। अब मैं एक साथ एक एक करके इसकी बात करता हूं कि जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने के समय ही इस बात का पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस की एक पत्नी भी थी जो ऑस्ट्रिया में रहती हैं। इस बात का पता लगने के बाद नेहरू इस बात को लेकर के बहुत सीरियस थे। हालांकि बहुत से लोग कांग्रेस में ही इस बात को कहते थे कि हम इस बात को कैसे जानेंगे कि वो उनकी ऑफिशियल पत्नी है, वो उनकी ऑफिशियल पत्नी का दर्जा शायद नहीं था। तो नेहरू ने उसी समय इस बात को कहा कि उनको ऑफिशियल दर्जा हो या नहीं हो, लेकिन हम उनको उनकी पत्नी ही मानते हैं। और उसके बाद नेहरू सरकार ने डिप्लोमेसी के थ्रू, वहां पे जो हमारा राजदूत ऑस्ट्रिया में होते थे, उस दूतावास के उन्होंने उससे उनसे अप्रोच करना शुरू किया, एमिली सेंकल जो उनकी वाइफ है। और एमिली सेंकल को उन्होंने संदेश भेजा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप बताइए कि हम आपकी किस तरह से क्या मदद करें। शुरू में एमिली सेंकल मुझको लगता है कि वो काफी आत्मनिर्भर महिला थी, छोटी मोटी नौकरी वो जरूर वहां पे कर रही थी, लेकिन वो हिचक रही थी कि वो किसी भी तरह की कोई मदद किसी से लें, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पति जितने खुददार थे शायद वो उनके लिए ठीक नहीं होगा कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं। उनकी वाइफ ने तुरंत मना कर दिया इसके लिए। लेकिन धीरे धीरे
ये स्थिति हुई कि नेहरू सरकार ने उनको कन्विंस किया कि ठीक है, हम आपको मदद नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। कम से कम इस बात को आप स्वीकार करिए कि हम उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा देंगे और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कहीं भी उसकी पढ़ाई लिखाई में अड़चन नहीं आए। इस बात को एमिली सेंकल मान गई और उसके बाद कांग्रेस ने या नेहरू सरकार ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट उस समय पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बीसी राय हुआ करते थे। बीसी राय और नेहरू की ये व्यक्तिगत कोशिश थी कि एक ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट में कांग्रेस के पूरे संगठन से काफी मोटी राशि इकट्ठा करके उस ट्रस्ट में दे दी गई। और उसके बाद उस ट्रस्ट ने आजीवन, जब तक अनीता सुभाष चंद्र की बेटी पढ़ती रही, उसकी पढ़ाई से लेकर हायर स्टडीज में वो अमेरिका तक पढ़ने गई, वहां का पूरा खर्चा उस ट्रस्ट ने उठाया और उनकी पढ़ाई उससे चली। जिस दिन उनकी शादी हो गई, जिस दिन वो नौकरी में आ गई, उसके बाद उनकी वो मदद की जानी बंद हुई। तो ये कहना कि परिवार की मदद नहीं हुई, मुझको लगता है कि ये ठीक नहीं है। और ये बात खुद वो दस्तावेज बताते हैं जिनका खुलासा मोदी सरकार ने ही अब से कुछ साल पहले हुआ था, जब फाइलें खुली थी। उसमें एक एक फाइल के एक एक दस्तावेज इस बात को बताते हैं कि भारत से उनके परिवार की मदद हुई है। नंबर एक चीज। दूसरे, अक्सर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने, उनकी नेहरू सरकार ने या जो भी सरकारें नहीं हो, उनकी पत्नी और बेटी को उनके हाल पे छोड़ दिया और भारत आना चाहती थी, कभी मदद नहीं की। इसमें मेरा कहना यह है कि ये दस्तावेज ही कहते हैं कि नेहरू सरकार ने उनकी पत्नी को भारत आने के लिए कन्विंस किया था और लगभग ये हो गया था कि उनके लिए हवाई टिकट भेजे जा चुके थे या हवाई टिकट भेजने की व्यवस्था थी, सब कुछ हो गया था। इसी बीच में एमिली सेंकल ने नेहरू को पत्र भेजा कि मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाने के कारण मैं भारत नहीं आ पाऊंगी, इसको आप अदरवाइज न लें, हम कभी और देखेंगे। तो ये हुआ दूसरा। सुभाष के बड़े भाई की लगातार, जो शरद चंद्र बोस थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं थे, बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे और बैरिस्टर थे, उन्होंने भी सुभाष की पत्नी से बार बार ये कहा कि आपको भारत चलना चाहिए और वहां पे रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऑस्ट्रिया में ही अपने को बेहतर रह पा रही हूँ, यहाँ पे मेरी जो स्थिति है, मैं भारत अब नहीं जाऊंगी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा। खैर, तीसरी बात, सुभाष की जो बेटी थी वो 17 साल की उम्र में पहली बार भारत आई और वो भी नेहरू सरकार की कोशिश से ही भारत आई थी। जब वो भारत आई, दिल्ली में उतरी, इंदिरा गांधी उनको रिसीव करने गई थी एयरपोर्ट में, वहां से उनको लेकर के आई। वो प्रधानमंत्री हाउस, उसमें 3 मूर्ति भवन में था, वहां पर उनके साथ रुकी 2-3 दिन। उसके बाद वो कलकत्ता में अपने परिवार के पास चली गई। उसके बाद अनीता कई बार भारत आती रही और लगातार आ रही। तो इन आरोपों में तो कतई दम है ही नहीं कि सरकारों ने सुभाष के परिवार की उपेक्षा की होगी या उनको किनारे किया होगा। इसमें कहीं कोई दम नहीं, दस्तावेज भी यही कहते हैं। अब रही बात, कांग्रेस ने क्या सुभाष के परिवार, जो भारत में परिवार रहता था, उसकी उपेक्षा की, उसको किनारे किया? मुझको लगता है कि ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि सुभाष का जो भी परिवार था, सुभाष के परिवार के लोग, कई लोग कांग्रेस के सांसद रहे, बड़े पदों पर रहे। यहाँ तक कि जो शरद चंद्र बोस थे, शरद चंद्र बोस के जो बेटे थे अमीय बोस, वो राजदूत बन के भेजा गया था उनको बाहर, और वो यहाँ पर सांसद भी थे। यहाँ तक कि नई पीढ़ी में भी सुगाता बोस, कृष्णा बोस जो थी इस परिवार की, वो भी कांग्रेस की सांसद रही है। तो ये कहना शायद मुझको लगता है कि गलत होगा कि उनके परिवार की अनदेखी हुई है। तो इस आरोप में भी मुझको कहीं कोई दम नजर नहीं आता है। और कांग्रेस ने ही 2 जांच आयोगों की घोषणा अपने कार्यकाल में की थी। अब वो आयोग कैसे थे, उनकी रिपोर्ट कैसे थी, ये एक अलग विषय है। जी, तो ये अब उसके अलावा ये जो प्रतिमा लग रही है सुभाष चंद्र बोस की और घोषणा हो गई है, हालांकि अभी जब तक वो नहीं बन जाती, नहीं लग पाती, तब तक वहां पर एक प्रतीकात्मक, एक तकनीकी प्रतिमा वहां पर दिखाई पड़ेगी। इस प्रतिमा को लेकर के भी लोगों को ये लग रहा है कि शायद जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वहां पर लगी थी और उसको हटा करके उसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से, जबकि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा काफी पहले वहां हटा दी गई थी और यहाँ पर इस दौरान वहां कोई प्रतिमा नहीं है, वो बिना प्रतिमा के वो छतरी जो है पड़ी हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा सा इस पर भी आप रोशनी डालें अगर। देखिए, मुझको लगता है कि ये शायद मोदी सरकार पिछले 6 सालों से देश में है और शायद ये कदम बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था। रही बात जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की, तो 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वहां पर
उस मूर्ति को हटा लिया गया था। और उसके बाद शायद आपने भी कभी कोई खबर पढ़ी हो कि जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा है वो धूल खा रही है किसी पार्क में दिल्ली के, अच्छा जी, और उसको हाँ। कोई देखने वाला हम्म। तो है ना। तो जी। और और ठीक है वो मतलब, लेकिन वो प्रतिमा हटे हुए भी अब 40-50 साल हो चुका है, 60 साल हो चुका है। वहां पर अभी तक वो जगह खाली पड़ी हुई थी। अब नेताजी का होलोग्राम लग रहा है, लेकिन शायद ज्यादा अच्छा होता कि एक साथ होलोग्राम जो चीज है वो एक आभासी चीज है, वहां पे उनकी मूर्ति ही अभी तक प्लान कर लिया गया होता और लगा दिया गया होता। जब हमको मालूम था कि हम उनका 125वां साल मनाने वाले हैं, तो अगर हम पूर्व योजना उसकी हम बनाए होते तो शायद कल हम उनकी साकार मूर्ति लगाते। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मुझको लगता है सुभाष इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। सुभाष का एक बड़ा मेमोरियल जरूर इस देश में होना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी चीज होनी चाहिए जिसमें सुभाष का जो पूरा का पूरा कद है उसको और सम्मान मिल पाता। बिल्कुल, उसके जरिए इतिहास की भी एक जानकारी, बहुत सारी चीजें जो छिपी है, या बहुत छिपी क्या कहे, जो लोगों के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति इतिहास की तमाम किताबें नहीं पढ़ा होता है। ये सब स्मारक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके जरिए आम लोग भी इतिहास के उन पृष्ठों तक पहुंच जाते हैं, उन जगहों तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस पूरी जानकारी के लिए। और आपने निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है, और उससे वो वास्तव में एक उनकी मृत्यु को लेकर के जो रहस्यात्मक चीजें हैं। हाँ, एक बात और मैं थोड़ा सा आपसे, अब जब ये चर्चा चली ये सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस की जो 1945 के बाद जो जीवित रहने की तमाम कथाएं हैं, उनमें आपको क्या लगा कि किसी कहानी में कोई दमखम हो, नहीं हो? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह, फैजाबाद वाली कहानी गुमनामी बाबा की तो सभी लोगों को पता है। मैं छोटा था तो मैं एक जगह और भी कहीं, किसी जगह कोई बाबा रहते थे, उनके बारे में भी कहा जाता था कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी कद काठी वैसी है, बिल्कुल उसी तरीके का चश्मा लगाते हैं, उसी तरीके से रहते हैं। तो उसको लेकर के किस तरह की भ्रांतियां रही लोगों में, या उनमें कुछ सच्चाई भी रही? देखिए, इस देश में 4 बाबा ऐसे हुए हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस माना गया। जी। पहली बार 60 के दशक में बंगाल में एक सौलमारी आश्रम हुआ करता था। सौलमारी आश्रम के जो बाबा जी थे, उनके बारे में दावे से लोग कहते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं। और ये दावा करने वाले वो शख्स भी थे जिनके पास अफगानिस्तान में काबुल में सुभाष चंद्र बोस ठहरे थे जाकर के। वो मिस्टर तलवार थे, तलवार भी यही बात करते थे। लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है। बाकी जो 2 बाबा थे उसमें एक गुना के थे और एक मथुरा के टाट वाले गुरुदेव थे, जय बाबा गुरुदेव। जी वो जी। भी दावा करते थे, वो भी नहीं। गुमनामी बाबा के बारे में भी तीसरा जो जांच आयोग है जस्टिस मनोज मुखर्जी का, उसने साफ तौर पे कहा कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गुमनामी बाबा के लिए एक आयोग बनाया कि वो सत्यता की जांच करे, सहाय आयोग। सहाय आयोग ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि गुमनामी बाबा सुभाष के करीबी हो सकते हैं, हो सकता है सुभाष के बहुत राजदार हों कुछ और, लेकिन वो सुभाष नहीं है। तो गुमनामी बाबा के को भी आउटराइटली जांच आयोगों ने खारिज किया है। ये बात हो सकता है कि सुभाष 18 अगस्त 1945 को जिंदा बचे हों, इस थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उनका हुआ क्या ये कहीं कुछ पता नहीं लग पाया। गुमनामी बाबा के बारे में जो भी मतलब आयोगों ने अपनी रिपोर्ट बहुत साइंटिफिक आधार पर तय की बनाई जी थी, जी। उसमें उन्होंने उनके दांत का डीएनए करवाया। दांत का डीएनए उनका नहीं मिलता था सुभाष से, और भी कई चीजें थी जिसके आधार पर दोनों आयोगों ने कहा कि गुमनामी बाबा सुभाष नहीं थे। लेकिन तब भी लोगों का मानना है सुभाष के साथ जो गुमनामी बाबा के साथ जो परिचारिका रहती थी उसने भी अपने बेटे, उनके बेटे ने गवाही दी कि नहीं नहीं वो तो साहब सुभाष चंद्र बोस ही है। अब देखिए 2 चीजें हैं कि या तो हम फैक्ट्स पे भरोसा करें, जी जो जांच हो रही है उनके साइंटिफिक आधार पे भरोसा करें, या फिर लोगों के दावे जो सच्चाई से भरे हुए हैं उन पर भरोसा करें। और अगर हम दावों की बात करेंगे तो जस्टिस खोसला आयोग जो कि दूसरा आयोग बना था, उसके पास 300 लोग पहुंचे थे, और 300 लोगों ने से 100 लोगों ने ऐसी कहानियां बताई थी जिससे लग रहा था कि सुभाष 1945 के बाद उनसे मिले और वही सुभाष थे, और आयोग ने उनमें से किसी कहानी पे विश्वास नहीं किया था। जी, बिल्कुल सही संजय जी। कुल मिलाकर के इसका जो लबोलुआब है वो ये है कि अगर जो रैंकोजी मंदिर में, जापान के रैंकोजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हैं, उनको एक बार ला करके यदि उनका डीएनए टेस्ट होता है तो काफी कुछ जो रहस्य है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का, उस पर से पर्दा उठ सकता है। अब ये देखना है कि वो ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, कब होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद समीर जी।